कहने कि मैं जय श्री राम बोलूं या जय श्री कृष्ण बोलूं, बिकॉज ये बीजेपी और सपा के बीच में ये भी डिवाइड हो रहा है। जय भीम जय समाजवाद। लेकिन कि बीजेपी केवल महापुरुषों को, भगवानों को नारे में रखती है, स्लोगन्स में, उनके न रास्ते पे चलती है। इसलिए जय समाजवाद, जय संविधान, जय भीम और बहुत सारे ऐसे हमारे पास नारे हैं, उनसे ही शुरू होना ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन लोग घर घर खेलते हैं, आप लोग मंदिर मंदिर खेल रहे हैं। वो अपना अयोध्या में बना रहे हैं, आप अपना सफाई में बना रहे हैं, इटावा में। हालांकि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से बात को कहा है। सच्चाई में मंदिर तो हमारी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स होने चाहिए, और वो जो मंदिर बनाए जा रहे हैं उन पे हम लोग ना जाएं तो ही अच्छा है, क्योंकि भगवान सबके हैं, कोई किसी पे कोई चीज़ थोप नहीं सकता है, और कोई थोप नहीं सकता। कई बार कुछ लोग थोपना चाहते हैं चीज़ों को कि यही रास्ता अपनाइए, यही हमारा वो है। तो मैंने भी, क्योंकि भगवान का काम भगवान ही शुरू कर सकते, मैं नहीं कर सकता। अगर जो मंदिर मैं बना रहा हूँ, मेरा सौभाग्य है कि उस स्थान पे बनाने का मुझे मौका मिला, जबकि कोई ऐसी तैयारी नहीं थी। जब बनने लगा मंदिर, उसके बाद मुझे इस बात की जानकारी मिली कि ये जो स्थान है, ये वही स्थान है जिसके माध्यम से, जिसके रास्ते से शिव शक्ति रेखा का इसी रास्ते से होना है। तो कोई काम है भगवान स्वयं कराते हैं। मेरा सौभाग्य कि मुझे ऐसा पुण्य काम करने का मौका मिला, और मैंने कई बार कहा कि अपना मंदिर बनवाने के बाद मैं उनके भी मंदिर पे जाऊंगा। दुख तो इस बात का है, मेरा चिंता है मुझे इस बात की कि एक जगह तो सबने चंदा दिया, दूसरी जगह कोई चंदा ही नहीं दे रहा है, और अगर चंदा देता तो हमारा ही मंदिर जल्दी बन जाता। तो मैं बीजेपी के लोगों से कहूंगा कि इतना पुण्य काम कर रहा हूं मैं, थोड़ा चंदा अपने में से हमें भिजवा दो तो हमारा भी कार्य पूर्ण हो जाए, क्योंकि भगवान शिव का मंदिर बन रहा है, और समय से बन जाएगा तो भगवान शिव का भी, प्रभु श्री राम जी का भी, दोनों दर्शन एक साथ हम लोग कर पाएंगे। आप तो बीजेपी से कह रहे हैं कि शेयर करें, कांग्रेस भी आपसे शेयर नहीं कर रही है। आपने कहा था इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में कि कांग्रेस ले रही है, लेकिन आपको बता ही नहीं रही है कहाँ से मिल रहा है, और शेयर नहीं कर रही है। ये राष्ट्रीय पार्टी है, इन पर राष्ट्रीय रास्ते हैं। इनके पास राष्ट्रीय रास्ते हैं कि इनके पास सब संपर्क है, और वो संपर्क दिल्ली में जब रहेंगे हम लोग तो वो भी ढूंढ लेंगे हम लोग। अच्छा, यही अगला सवाल यही था कि आपको, अब हम दिल्ली में पार्लियामेंट में देख रहे हैं, तो आपको दिल्ली की सर्दी और पार्लियामेंट की गर्मी, आपको मज़ा आ रहा है दिल्ली में होने का? दिल्ली से बहुत से फैसले होते हैं, और यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री वहीं से चुने गए हैं। गुजरात से अगर बन जाते प्रधानमंत्री जी तो शायद उत्तर प्रदेश ना आते। ये उत्तर प्रदेश के लोगों का सौभाग्य हमेशा रहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री कई दिए हैं। तो दिल्ली में प्रधानमंत्री जी यूपी से चुन करके आए हैं, इसलिए यूपी की तमाम बातों को हम लोग रखते हैं, और ऐसे ऐसे सवाल हैं वहाँ के जिसका हम किससे सवाल करें। हम लोगों ने तो उत्तर प्रदेश में वो समय देखा है कि अगर कोई 50,000 की कहीं डकैती या कोई आरोप लग गया तो बुलडोजर तैयार रहता था। उसको कोर्ट की जरूरत नहीं थी, न्याय कोर्ट से मिलता है, संविधान हमें न्याय देता है, उसके लिए बुलडोजर था वहां पे। लेकिन इधर हम लोग देख रहे हैं कफ सिरप में इतने लोगों की जान गई, इतना बड़ा घोटाला हो गया। कई अखबार लिख रहे हैं कि 700 कंपनियां थीं जो ट्रांजैक्शन अब ढूंढने के लिए उन्हें जाने कितना समय चाहिए होगा, लेकिन क्योंकि उन्हें बचाना है, स्वजाति लोग हैं, सब शामिल हैं उसमें, तो उन्हें बचाना है। और दुर्भाग्य तो इस बात का है कि भारत का इंटरव्यू, जो चैनल हैं, जो एजेंडा चलाते हैं चैनल, वो जाकर के इंटरव्यू ले रहे हैं। एजेंडा शब्द ही निगेटिव हो गया।
कभी एजेंडा नाम तो नहीं रखा आपने? हाँ, वो कोई मैं और अभी मंच गया था था। जिसमें आप गए थे। मैं अभी गया था एजेंडा एक कार्यक्रम में, पूरा देश जानता है वो किसका एजेंडा चलाते हैं। सोचिए, एजेंडा शब्द ही निगेटिव हो गया। चैनल जा रहे हैं इंटरव्यू लेने, कभी गलती हम लोगों से भी हो सकती है, कोई गलती, कल को अखबार टीवी वाले हमसे भी सवाल पूछेंगे, और कई ऐसे मौके आए जहां पर हमें जवाब देना पड़ा, लेकिन कोई सवाल नहीं कर सकता प्रेस का। और सुनने में यहां तक आया है कि वैल्यूएशन करने कोई गया तो वैल्यूएशन करने वाले ही भाग गए, कि अगर कोई आरोप लगा है कि ये कोठी इतने करोड़ की बनी है तो वैल्यूएशन करने वाले भाग रहे हैं वहां। सोचिए आप, ये लॉ एंड ऑर्डर है, ये डर है, ये दहशत है, ये यूपी है। और हमारे मुख्यमंत्री तो और आगे चले गए, उन्हें इलेक्शन कमीशन की खबर मिल गई अंदर से, और खबर ये मिली कि 4 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी के कट गए हैं। सोचिए, एसआईआर करते करते दूसरों के वोट कटवा रहे थे, ये एसआईआर से दूसरों के वोट कटवा रहे थे इलेक्शन कमीशन से मिलकर के। इधर हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे ही वोट कट गए 4 करोड़। और अगर 4 करोड़ वोट कट गए हैं तो हमने गणित बनाया कि 403 विधानसभाएं हैं, उनको भाग दे दें, अगर हम डिवाइड कर दें तो 84,000 वोट हर विधानसभा में कम बीजेपी का हो गया। अब बताओ बीजेपी कैसे जीतेगी? तो ये जो वोट कटे हैं, ये कोई अंदरूनी बीजेपी में नहीं काटाकाटी हो गई दिल्ली वालों और लखनऊ वालों के बीच में? नहीं, बीजेपी, सच्चाई तो ये है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, कभी कभी अपने आप खुद गिर जाते हैं गड्ढे में। ये दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे थे, इस बार बीजेपी खुद गिर गई उसमें। जो अखिलेश यादव का इंटरव्यू करते हैं तो अखिलेश यादव के थोड़े कोड वर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि दिल्ली वाले और लखनऊ वाले। आप बताइए, आप किनका जिक्र करते हैं दोनों से? दिल्ली में प्रधानमंत्री होते हैं, लखनऊ में मुख्यमंत्री होते हैं, इसमें क्या डिकोड करना है? और आप मुख्यमंत्री को बाबा मुख्यमंत्री क्यों कहते हैं? आज से संकल्प लेते उन्हें बाबा नहीं कहेंगे, और बाबा के साथ साथ योगी नहीं कहेंगे, जो उनका नाम होगा वही कहेंगे। चलिए, फर्स्ट नेम पर आप सोशलाइज तो करते नहीं है उनके साथ। ये फर्स्ट नेम बेसिस तो सोशल जो दोस्त होते हैं वो करते हैं, आप तो उनके सोशल मित्र हैं नहीं। कब मिले आप सोशली उनसे? नहीं, वो अकेले रहते हैं, कोई मित्र उनका नहीं है, तो उस तरह के कार्यक्रम में किसी को ना बुलाते ना कहीं जाते हैं। पर वो नेताजी को मिलने तो आए थे, नेताजी को मिलने आए थे मुख्यमंत्री। नहीं, वो नेताजी, क्योंकि स्वास्थ्य उनका बेहतर नहीं था उस समय, तो उस समय बहुत सारे लीडर्स मिला करते थे, तो कई बार बीजेपी के लोग वही तस्वीर चलाते कि हम मिले हुए हैं सरकार से। नेताजी तो उनसे रिक्वेस्ट करने भी गए थे एक बार, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश का एक्ट ख़त्म कर दिया था जिसमें मुख्यमंत्री लोगों को घर मिला करते थे, क्योंकि नेताजी का कोई घर लखनऊ में नहीं था, हम लोगों का घर नहीं था लखनऊ में बना हुआ, तो नेताजी रिक्वेस्ट करने गए थे। आप सोचिए, वो मुख्यमंत्री ऐसे थे कि नेताजी के निकलते ही बाहर उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि 14 दिन में घर खाली कराना है। तो सोचिए, कोई मुख्यमंत्री ऐसा हो, किसी की सोच ऐसी हो, और कोई क्या उम्मीद करेगा उनसे? आपके जब वो मुख्यमंत्री बने थे और जब आपके मुख्यमंत्री निवास में गए थे तो उन्होंने तो गंगा जल से धोया। अगर आपकी सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे? हालांकि ये आज के समय पर और उस समय जहाँ सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, चीज़ें हर इंसान जानता है, छोटी छोटी बातें भी हर लोगों के पास पहुँच जाती है। हालांकि बीजेपी ने ये काम अच्छा नहीं किया। उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि कोई मुख्यमंत्री बना और कोई मुख्यमंत्री हटा, और उसके बाद अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री आया तो पूजा पाठ तो कराते हैं, गृह प्रवेश के लिए कुछ काम होते हैं, लेकिन गंगा जल से किसी ने नहीं धुलवाया। हम लोग कभी दूसरों के गलत कामों को हम लोग कभी अपनाएंगे नहीं, ये काम हम लोग नहीं कर सकते। और बीजेपी वाले यहाँ तक नहीं रोके रहे, मैं तो अपने कन्नौज में देखा हूँ उनको, मंदिर के सबसे पुराने पुजारी, सबसे बड़े पुजारी इन बीजेपी के लोगों को मना कर रहे थे गंगा जल से मत धो मंदिर, लेकिन बीजेपी वाले माने ही नहीं, पंडित जी की नहीं मानते, तो ये भगवान क्या मानेंगे? इन्होंने गंगा जल से धुलवाया मंदिर, बताइए, हमारे जाने के बाद। तो इन पर ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। ये हर चीज़ नकारात्मक ढूंढते हैं, निगेटिविटी ढूंढते हैं कि निगेटिव कहाँ है, कहाँ से फियर क्रिएट करें, कहाँ से लोगों को डराएं। वो जीत रहे हैं ना फिर भी? अभी भी तो हारे हैं, अब हम लोग जीतना सीख गए, अब हम ही लोग जीतेंगे।
तो जो आपने यूपी में दिखाया 24 में 2024 में जैसे कि समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल किया, तो ये आपको लगता है कि बाकी अलायंसेस क्यों नहीं कर रही हैं? कोई आपके बीच में कोई कमज़ोर कड़ी है? अलायंस तभी होते हैं क्योंकि एक दूसरे की मदद के लिए एक दूसरा दल खड़ा हो जाए। अगर सब बराबरी होते, दूसरा दल ताकतवर होता तो अलायंस क्यों करेगा? इस बार हम लोग रास्ता निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि अलायंस और मजबूत बनाएं, और सवाल सीट का ना रहे, सवाल जीत का रहे। सवाल सीटों का नहीं होगा कि सीट कौन कितनी लड़ेगा क्या है, लेकिन सवाल हमारा जीत का रहेगा। अगर एक भी सीट कोई जीत सकता है तो वही लड़ाया जाएगा। ये हम लोगों ने करके देखा है उत्तर प्रदेश में। पिछले लोकसभा के चुनाव में बहुत सारे साथी हमारे मांग रहे थे टिकट, लेकिन पार्टी और हमारी तरफ से यही कोशिश थी कि वो फैसला लें जो वो जीत जाएं, और उसी का परिणाम ये हुआ कि बीजेपी दूसरे नंबर पे पहुंच गई और अयोध्या भी चुनाव हार गई। इसीलिए आप अवधेश प्रसाद को अपने साथ बिठाते हैं, क्या सिंबॉलिक भी कह रहे हैं कि आप नमक छिड़क रहे हैं बीजेपी के? हाँ, ये बीजेपी वाले बहुत गलत सोचते हैं, हर बात निगेटिव सोचते हैं। वो लोग नकारात्मक लोग हैं। वो लोग, उन्हें मैं इसलिए बैठाता हूँ कि वो हमारी पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं। उसमें थोड़ी गलती कांग्रेस की है। अगर हमें 2 सीट दे देती आगे बैठने वाली तो हमें क्यों किसी के साथ बैठाना पड़ता उन्हें? तो वो गलती हमारी है, वो अंदर हम देख लेंगे क्या करना है भविष्य में। लेकिन हम तो अवधेश जी को आगे बैठाते हैं, लेकिन बीजेपी बताइए अपने प्रभु श्री राम जी को कहाँ बैठाती है? सवाल ये नहीं होना चाहिए कि अवधेश जी कहाँ बैठ रहे हैं। सवाल ये होना चाहिए जिन्हें हम लोगों ने टीवी पे देखा भगवान के रूप में, उन्हें बताओ कहाँ बैठाते हैं? हम अगर देखना चाहें तो भी नहीं देख सकते, ऐसी जगह बैठाते हैं। बताइए, जो प्रभु श्री राम जी के लिए वोट मांगते हो, और प्रभु श्री राम जी जो टीवी पे देखे हम लोगों ने, अरुण गोविल जी, उन्हें कहाँ बैठाते हैं? ऐसी जगह बैठाते हैं कोई देख ना ले उनको। तो मैं आपके माध्यम से, कल भी मैंने लोकसभा में कहा था कि उनकी सीट बदल दो। मैं फिर कहता हूं कि उनकी सीट सबसे आगे होनी चाहिए। पर सीट अब खाली बीजेपी करने वाले के बैठाएंगे नहीं, मैं जानता हूं बीजेपी वाले नहीं बैठाएंगे। क्योंकि वो पीछे किसको भेजेंगे फिर? हाँ? अगर उनको आगे करेंगे तो पीछे किसको भेजेंगे? उसका भी नहीं, सुझाव दे दीजिए। भाई, प्रभु श्री राम जिनको हम देखते हैं टीवी पर, ये नए बच्चे नहीं जानते होंगे, पुराने आपने तो वही प्रभु श्री राम को देखा है। रामायण जब टीवी पे चलती थी, लोग घरों को छोड़ करके आ जाते थे। लोग, कोई सड़कों पे नहीं दिखता था, सब देखते थे। पूरा मोहल्ला है जिसके घर पे टीवी होता था, उसमें प्रभु श्री राम का वो कार्यक्रम देखते थे, रामायण देखते थे। इसलिए हमारे आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन है भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने अध्यक्ष बना दिए, राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष बना दिए। अब प्रभु श्री राम जी को भी आगे बैठाएं सबसे। किसको पीछे ले जाना है वो उनकी मर्जी है, किसको पीछे ले जाना चाहें, तमाम है, उन्हें पीछे ले जा सकते हैं वो लोग। जैसे कि मैं क्यों बताऊं? आप आधा सुझाव दे रहे हैं ना, पूछा दीजिए। बहुत से लोग हैं, उन पे सीटें बहुत हैं, फ्रंट में सबसे ज्यादा सीट उन्हीं के पास हैं, तो वो किसी को भी पीछे कर सकते हैं। और जो भी पीछे जाएगा उसका सौभाग्य होगा कि प्रभु श्री राम जी के पीछे बैठा है वो। उनको आप अपनी तरफ क्यों नहीं बुला लेते? अगर कोई व्यवस्था ऐसी हो तो सबसे बड़े पीछे बैठ जाए, प्रधान सांसद भी। अच्छा, आप प्रधानमंत्री को बैक बेंचर बनाने के मूड में हैं? आप उनको नहीं, वो सीट तो नहीं बदल सकता कोई। वो सीट तो लोग डेमोक्रेसी में नहीं बदल सकती, वो सीट तो उनकी रहेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीछे जा सकते हैं, उनकी जरूरत क्या है आगे? अच्छा, आपका गणित कैसा है? हाउ आर यू इन मैथ्स? आपका गणित कैसा है? सॉरी, आपका मैथमेटिक्स में कैसा है? स्ट्रांग है, वीक है? मेरा मैथमेटिक्स ठीक है। ठीक है। अच्छा, मैं एक सवाल करूंगी, 2+2 आप बताना 4 बनता है या 8। एक पॉइंट कि प्रियंका गांधी अभी हाल में प्रशांत किशोर से मिली और उनके पास जनरल सेक्रेटरी है, उनके पास कोई चार्ज नहीं है। सुनने में आया कि शायद वो यूपी में फिर इंटरेस्ट दिखाएं। दूसरी बात, अभी कांग्रेस की हाल में यूपी वालों की मीटिंग हुई थी, वहाँ पे शायद किसी ने सजेस्ट भी किया था कि हम ओवैसी के क्यों नहीं बातचीत करते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? ये 2+2 बन के कितना नंबर आता है आपके पास? देखिए, हालांकि वो बहुत बड़ा विषय इसलिए नहीं है, वो भी चिंतन करेंगे कि बिहार में क्या हुआ है उनके दल का, और अगर वो रणनीति बना रहे होंगे कांग्रेस के साथ तो उन्हीं की कंपनी कई टुकड़े हो गए हैं उसके।
उन्हें हम ले लेंगे किसी को। ये प्रशांत किशोर की बात हो रही है। हाँ, तो अगर कोई ऐसा उन पर रणनीति अंदर होगी, क्योंकि कंपनी के कई टुकड़े हो गए मुझे जो जानकारी मिली है, तो अगर कोई ऐसी कंपनी होगी जो उनके साथ ही काम करती होगी तो हम भी उनको ले लेंगे। लेकिन आपका क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन रहेगा, क्योंकि पंचायत चुनाव में तो अभी अलग अलग रास्ते जा रहे हैं। नहीं, चुनाव पंचायत का तो कोई पॉलिटिकल पार्टी लड़ती नहीं, हम लोग भी सिंबल से नहीं लड़ते हैं, ना सिंबल से लड़ा जाता है। जो आगे वाला चुनाव आने जा रहा है उसमें हम लोग गठबंधन रखेंगे और कोशिश होगी गठबंधन बहुत मजबूत बन करके आए। बट मजबूत मीन्स के अखिलेश के साथ गठबंधन करना, आपका रेपुटेशन है कि आप बड़े दिल की दोस्ती करते हैं, आप सीट्स भी ज़्यादा देते हैं जो शायद वो डिलीवर ना कर पाए। पर अब नाउ इट इज़ टाइम टू बी रियलिस्टिक, तो आप किस आधार पे सीट्स देंगे? कोई आपने कुछ तरह का फॉर्मूला बनाया है? हालांकि जो डेमोक्रेसी में फार्मूला तो ये होता है कि जिसको ज़्यादा वोट मिला हो, लेकिन क्योंकि विधानसभा का समीकरण देखना पड़ता है, कई बार बीजेपी के लोग इतनी चिंता कर रहे थे किस जाति का अध्यक्ष बनाएं। यूपी में पहले निषाद समाज के नाम चलाया उन्होंने, फिर लोधी समाज का चलाया, फिर ब्राह्मण समाज का भी चलाया। उन्होंने कहा क्षत्रिय, क्योंकि मुख्यमंत्री क्षत्रिय बन नहीं सकता है। तो ये कैलकुलेशन करते रहे बीजेपी के लोग। तो कई बार गठबंधन में और विधानसभा जीतने में जो हमारी सामाजिक परिस्थितियां हैं और जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, पहले कैसा परिणाम रहा है, उन तमाम चीज़ों को विचार करके ही फैसला लिया जाता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि सवाल सीट का नहीं है, सवाल जीत का है। जो जीतेगा वो सीट वही लड़ेगा। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का भी एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि उन्होंने बिहार में किया, शुरू में बड़ी रैली करी उसको लेके, जो शो कि तेजस्वी यादव से भी के बार्गेनिंग पॉइंट की तरफ से वो बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं? हम लोग अपनी ज़मीन तैयार कर रहे हैं, किसको क्या करना है करता रहे, हमारा गठबंधन रहेगा। तो इंडिया अलायंस के अगर मैं कहूँ कि 3 सबसे मजबूत पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वो कौन आप गिनेंगे? सॉरी, मैं इंडिया अलायंस में सबसे 3 स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिया अलायंस को जो सबसे मजबूत बनाते हैं। जो इंडिया गठबंधन बना था, जब नीतीश कुमार जी और हम सब लोग बैठक किए थे, तो उस समय यही तय हुआ था कि जो रीजनल पार्टी जहां पर मजबूत है उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इसीलिए तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ा गया और नीतीश जी क्योंकि दूसरे दल में थे, दूसरे लाइन में चले गए, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। तो ये इंडिया गठबंधन जब बना था तो यही फैसला लिया गया था सभी दलों ने मिलकर के कि जो रीजनल पार्टी जिस प्रदेश में सबसे स्ट्रांग है उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और वही आधार हमारे इंडिया गठबंधन का था। हमें उम्मीद है कि बीजेपी को हराने के लिए, क्योंकि बीजेपी ने सब बर्बाद कर दिया, अब आप देखिए रुपया कहाँ पहुँच गया है। अभी प्रधानमंत्री जी युगांडा गए हैं, युगांडा और भारत की करेंसी का अगर आप वो करेंगे तुलना, तो हमारा देश गरीब दिखाई दे रहा है उनसे। ये बीजेपी के लोग चिल्लाते हैं सुबह से शाम तक कि इतनी अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई, दुनिया में हम इस नंबर पे पहुंच गए हैं। पर कैपिटा इनकम क्या है इनकी? पर कैपिटा इनकम क्या है? और यूपी की पर कैपिटा इनकम क्या है? अभी हाल ही में मैंने ये फैसला लिया और हम लोगों ने बहुत विचार करके ये बात कही कि जो महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश की, गरीब परिवार जो हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, सपेरा है, पाल समाज के लोग हैं, प्रजापति समाज के लोग हैं, विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, कठेरिया समाज के लोग हैं और तमाम दलित समाज के गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, और उन्हें हम 40,000 रुपया साल में देंगे। बीजेपी 10,000 दे रही है तो सरकार बना ले रही है, तो अब आप सोचिए 40,000 देने पे हमारी सीटें कितनी आएंगी। अब आप पूछेंगे 40,000 आएगा कहां से? हाँ। ये पहला सवाल। हाँ। तो 40,000 कहां से आएगा, इसका मैंने उदाहरण दिया कि आप देश के सब उद्योगपतियों की सूची बनाइए। और ये मैं देख रहा हूं यहां बहुत सारे सब जागरूक और पढ़े लिखे लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे। आप गूगल करिए, चैट जीपीटी पे देखिए,
कि किस उद्योगपति पे कितना उधार है, केवल टॉप 10 निकाल लीजिए आप। तो अगर उधार से कोई दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति बन सकता है, देश का सबसे बड़ा उद्योगपति बन सकता है उधार के पैसे से, तो उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादी पार्टी बनने पर सरकार उधार लेकर के गरीब परिवार की महिलाओं को 40,000 रुपया साल में देने का काम करेंगे। और 40,000 इसलिए दे रहे हैं, 40,000 इसलिए दे रहे हैं, शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की थी कि 500 रुपये हम लोग दे रहे थे महिलाओं को, गरीब परिवार की महिलाओं को 500 रुपये दे रहे थे। अगले चुनाव में हमने कहा कि 1000 देंगे, हम चुनाव हार गए। फिर उसके बाद कहा हमने 1500 देंगे, फिर चुनाव हार गए। 2500 कहा तो चुनाव हार गए। तो फिर हिसाब किताब हमने लगाया कि अब जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं इसमें 3000 रुपया महीना देंगे गरीब परिवार की महिलाएं, तो 12 × 3 36,000, और 4000 दे रहे हैं उनको वो जो इंटरेस्ट बीजेपी ने नहीं दिया। तो कितने हुए हैं? 40,000। अब दूसरा बिंदु, बीजेपी ये कहती है कि उत्तर प्रदेश में हर एक की पर कैपिटा इनकम 1 लाख है। पर कैपिटा इनकम जो यूपी के लोगों की है वो 1 लाख है। तो हम बीजेपी के लोगों से कह रहे हैं कि हम 40,000 दे रहे हैं, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनी है 60,000 आप दो, नहीं तो आपके ये आंकड़े फर्जी हैं, झूठे हैं, क्योंकि आप जनता को गुमराह कर रहे हैं कि 1 लाख रुपए से ज्यादा पर कैपिटा इनकम है। तो 40,000 हम दे रहे हैं, आप 60,000 दीजिए। पर ये पॉलिटिक्स क्या सही है? ये बिल्कुल अच्छी पॉलिटिक्स है, इसमें कोई खराबी नहीं है। समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिए थे फ्री। आज देखिए लैपटॉप देने के बाद बहुत सारे बच्चों का जीवन बदला है। लोग हार्वर्ड पढ़ने गए, लोग बाहर पढ़ने गए, लोगों ने अपने आप काम किया। 20 लाख लैपटॉप दिए तो 20 लाख स्टोरीज हैं। आज भी जब मैं पिछले बार में एयरपोर्ट जा रहा था तो कई लोग जो काम कर रहे हैं वहाँ पर, उन्होंने कहा कि आपके दिए हुए लैपटॉप से मैं आज भी काम कर रहा हूँ। पर अखिलेश जी, ये दिस इज आई एम नॉट सेइंग कि खराब है, पर आपको जॉब्स क्रिएट करने चाहिए। बीजेपी इज ऑल्सो, आप आरोप लगाते हैं कि वो वोट्स खरीद रहे हैं एक तौर से 10,000 देके, तो ये आप भी इसी का कर रहे हैं, आप ज़्यादा दे रहे हैं। आप जब सरकार में होते हैं तो एक तो इन्वेस्टमेंट पहलू है जिस पे आप काम करते हैं, दूसरा सोशल पहलू है जहां गरीब है उसकी क्या मदद कर रहे हैं। और दुनिया भर में ये सरकारें जो हैं गरीबों की मदद करती हैं, गरीबों को किसी न किसी रूप में मदद करती हैं। दुनिया में ऐसी सरकारें बनी हैं, सरकारें बनाते हैं स्कीम। तो इन्वेस्टमेंट पार्ट अलग है। और जब समाजवादी सरकार थी तो तमाम हम लोगों ने योजनाएं चलाई थी। कन्या विद्याधन दिया लड़कियों को 30,000, समाजवादी पेंशन 500 रुपया दिया, फ्री लैपटॉप दिया, साइकिल दी, और बहुत सारी सुविधाएं दी हम लोगों ने। तो इन्वेस्टमेंट की जब बात आई तो मुझे याद है कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी समाजवादी सरकार की बनी, और सबसे पहले लखनऊ में अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आया था तो शिव नाडर जी आए थे SCL के। और शिव नाडर जी जब आए तो कई मीटिंगों के बाद, उनके अधिकारियों से मीटिंग के बाद, उनकी जो जो इश्यूज थे उनको रिजॉल्व किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि नोएडा के बाद सबसे बड़ा ट्रेडिंग कैंपस अगर कहीं बना है तो वो लखनऊ में बना है। आज भी वहाँ पर 6,000 के लगभग नौकरी पा रहे हैं बच्चे, वाइट कॉलर जॉब। दूसरा सैमसंग का जो नोएडा में इन्वेस्टमेंट आया, मुझे याद है कि सैमसंग को लेकर के तमिलनाडु की सरकार भी कुछ इंसेंटिव्स दे रही थी। उनके जो अधिकारी लोग आए तो मैंने कहा उनसे कि आप क्या इंसेंटिव चाहते हैं और आप लिस्ट दीजिए मुझे, ये इंसेंटिव चाहते हैं। और उस समय हमारी सरकार ने ये फैसला लिया कि तमिलनाडु सरकार से बेहतर इंसेंटिव सैमसंग कंपनी को दिए, और उसका परिणाम ही हुआ कि नोएडा में एक्सपेंशन सैमसंग ने किया। तो एक तरफ तो हम लोग इन्वेस्टमेंट वाली बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ सोशल जो हमारी जो जिम्मेदारी है गरीबों के लिए, जो हमारी वेलफेयर स्टेट की डेफिनेशन है, उस पर काम कर रहे थे। और हम आपको बताएं, देश के प्रधानमंत्री जी कहीं पर भी हवाई जहाज लेकर के उतर नहीं पाए। केवल समाजवादी सरकार की जो बनाई हुई सड़क थी उसी पर देश के प्रधानमंत्री अपना हवाई जहाज लेकर उतर पाए। और अगर ऐसी सड़क बीजेपी के लोगों ने बनाई होती तो प्रधानमंत्री वहां उतरे होते।
अगर कहीं देश में बनी हो तो बताइए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या काम करना है, आज भी देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे अगर किसी ने बनाया तो समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ बनाया, और जिसका एक्सटेंशन हम लोग लेकर के गए बलिया तक, और मुझे याद है गाजीपुर बलिया तक वो बनना था। आज भी जहां मैं छोड़ के आया था पखनपुरा, उस गांव से आगे सड़क नहीं गई। अगर 30-40 किलोमीटर बन गई तो ये सड़क, तो यूपी से आपका बिहार जुड़ जाता, बक्सर जुड़ जाता। आज तक नहीं बनाई बीजेपी के लोगों ने। और इसी एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होना था आपका वाराणसी। देश के प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी हमारे कमाल के हैं, उन्होंने गोरखपुर तो कनेक्ट कर लिया, बनारस कनेक्ट नहीं किया उससे। तो ये डबल इंजन चल नहीं रहे, साथ साथ एक दूसरे टकरा रहे हैं, एक दूसरे के टक्कर मार रहे हैं। अगर ये बात गलत हो तो आप बताइए। और फिर जो एक्सप्रेसवे इन्होंने बनाया, अगर किसी के पेट दर्द ना होता हो, कमर दर्द ना होता हो, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चला जाए, अपने आपको दिल्ली में, लखनऊ में इलाज कराना पड़ेगा। इतना खराब बनाया इन्होंने, सोचिए आप। तो एक्सप्रेसवे जो बनाया समाजवादियों ने, और जो डिज़ाइन समाजवादियों की थी, वही एनएचएआई आज अपना रहा है। हमारे पहले एक्सप्रेसवे में, देश के में, कहीं भी टोल ऊपर नहीं था, एग्जिट पे था सब। और वे साइड एम्यूनिटीज़ ऐसी बनाई जो वर्ल्ड क्लास हैं, ट्रक वाले रुक सकें, आम लोग रुक सकें, फैमिली के साथ जो चल रहे हैं उनको एक सुविधा मिले। तो उस तरह का एक डिज़ाइन किया था। केवल हाईवे डिज़ाइन नहीं किया था, उसके बगल में मंडियाँ बनाई थी। मंडियों से कम किसान को लाभ पहुँचे। तो शहरों को जोड़ना, गाँवों को जोड़ना, और हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो, उस एक्सप्रेसवे से हमारे किसानों को कैसे लाभ पहुँचे, उसके लिए 100 एकड़ की मंडी बनाई जा रही थी। कन्नौज में मंडी बनाई आलू की, इन्होंने काम बंद कर दिया उस पर। कन्नौज में परफ्यूमरी पार्क बनाया। दुनिया में आज परफ्यूम का बिजनेस जाने कहाँ है। हर इंसान, हर लोग पसंद करते हैं खुशबू। और भारत की, हिंदुस्तान की अगर कोई राजधानी हो सकता है परफ्यूम की, तो वो कन्नौज हो सकती है। वहाँ पर हम लोग फ्रांस से वहाँ का देख करके, समझ करके, और बड़ी बड़ी कंपनियों से टाई अप करके हम लोग परफ्यूमरी पार्क बना रहे थे कन्नौज में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को गोबर पसंद है, उन्हें परफ्यूम पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने हमारे कन्नौज का परफ्यूम पार्क भी बंद कर दिया। उनसे पूछिए कि आखिरकार परफ्यूम पार्क क्यों बंद किया। और एक काऊ मिल्क प्लांट बनाया था हम लोगों ने कन्नौज में, काऊ मिल्क प्लांट, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने और बड़े बड़े लोगों ने किया था। उद्घाटन करने के बाद बंद हो गया। बताइए ये कैसे लोग हैं बीजेपी के लोग। यूपी का पहला काऊ मिल्क प्लांट, इन्हें गाय से प्रेम है, और काऊ मिल्क प्लांट बंद कर दिया इन्होंने। अच्छा ये तो बताइए कि उनको तो गोबर पसंद है, आपको कौन सी परफ्यूम पसंद है? आजकल मैं खस की यूज कर रहा हूँ, वर्टिवेयर। अच्छा एक थोड़ा सा आप का इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, सो आपको पता था कि आप पॉलिटिक्स में आएंगे, या आपको अचानक एक फ़ोन कॉल मिला? शायद आप दिल्ली में ही थे जब आपको फ़ोन कॉल आया। वो परिस्थितियों से मैं आ गया। नेताजी ने कहा चुनाव लड़िए, आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी ने कहा चुनाव लड़िए, तो मैं चुनाव लड़ गया। और उसके बाद अब ऐसा हो गया हूँ कि अब कुछ इंजीनियरिंग के लायक ही नहीं बचा हूँ मैं। तो अब राजनीति तो नहीं मैं छोड़ सकता हूँ, जो इंजीनियरिंग की थी वो भी सब भूल गए। पर आपने एक्सप्रेसवे में तो इंजीनियरिंग का थोड़ा सा इनपुट दिया था। जब एक्सप्रेसवे बना था तो उसमें थोड़ा सा आपका इंजीनियरिंग का इनपुट आया था। बिल्कुल, क्योंकि उसका लाभ इसलिए मिला कि जब डिज़ाइन हम लोग एक्सप्रेसवे कर रहे थे, अलाइनमेंट कैसे होना है, क्या हम यूज़ करें टेक्निकली, या दुनिया में कैसे एक्सप्रेसवेज बने हैं, हाईवेज़ में नई चीज़ें क्या आई हैं, या मानक क्या हैं, तो उन चीज़ों को हम लोगों ने जाना, समझा और एक्सपर्ट के साथ शेयर किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि 21 महीने में पूरे देश में आज भी किसी ने एक्सप्रेसवे नहीं बनाया होगा। 6 लेन एक्सप्रेसवे, एक्सपेंडेबल टू 8 लेन, एक्सिस कंट्रोल, और जिसमें समय समय पर इमरजेंसी लैंडिंग टेक ऑफ की जगह हो, वो 21 महीने में बना दिया हो। तो नेताजी ने ही शिलान्यास किया और नेताजी ने ही उद्घाटन किया। देश में 23 महीने में अगर किसी ने एक्सप्रेसवे बना करके तैयार किया, तो समाजवादी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 323 किलोमीटर का 6 लेन एक्सपेंडेबल टू 8 लेन एक्सप्रेसवे तैयार किया। लैंडिंग तो प्राइम मिनिस्टर ने करी। सरकार हमारी होती और हवाई जहाज हमारे पास होता तो सबसे पहले हम ही उतर जाते उस पर। हालांकि फिक्स्ड विंग की लैंडिंग उन्होंने की,
लेकिन हेलीकॉप्टर की लैंडिंग एक्सप्रेस वे सबसे पहले समाजवादियों ने की। और उससे भी पहले एयरफोर्स के हमारे वो उस समय के बेहतरीन अधिकारी, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उन पायलट्स को धन्यवाद देता हूँ जिनके प्रयासों की वजह से एक्सप्रेस वे पर ये संभव हो सका कि आपका मिराज, सुकोई और हरकुलस ने वहाँ पर टच डाउन कर करके चले गए। अच्छा, तो टू बैक टू योर इंजीनियरिंग, तो डिम्पल ने तो फिर शादी करी थी इंजीनियर से और उनको मिल गए मुख्यमंत्री। डिड शी फील चीटेड? नहीं, वो तो क्योंकि अब ये क्या कहें कि ये क्या होता है, ये मानिए तो अच्छी बात हुई ना, इंजीनियर से प्रमोशन ही है। आप उनसे पूछा उनको प्रमोशन लगा या उनको? अभी नहीं पूछा, मैं जरूर पूछूं। बट इसी पॉलिटिक्स में आने से आप आए, फिर डिम्पल भी आई, वॉशी उनको पता था कि ये नेचुरल होगा कि जब आप पॉलिटिक्स में आए, उनका आना कैसे हुआ? नहीं, वो भी परिस्थितियों की हुआ, और उनके साथ मतलब पहला चुनाव तो वो हार ही गई। वो एक साजिश और षड्यंत्र तो अलग तरह की पॉलिटिक्स थी, लेकिन उसके बाद क्योंकि हार गई थी इसलिए दोबारा जिताना मौका मिल गया तो जीती, बाद में फिर जीती, बीच में फिर बीजेपी वालों ने एक बार हरवा दिया बेईमानी करके, तो वो 2 बार हारी हैं। पर जीती भी तो हैं। जीती भी है 3 बार। और आपके बच्चों में से किसी का इंटरेस्ट है? आदित्य ने काफ़ी कैंपेन भी किया डिम्पल के लिए इस बारी, उनके साथ कुछ है, आपको लगता है उनमें से कोई आएंगे? आज के बच्चों की अपनी चॉइस है, हम कोई चीज़ फोर्स नहीं करते, क्योंकि फादर ने हम पे कोई चीज़ फोर्स नहीं की, तो हम वो बच्चों को फ्री रख रहे हैं कि जो उनकी इच्छा हो, जैसा पढ़ना चाहें, हम उनका सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, लेकिन फोर्स उनको नहीं करते हैं। तो भविष्य में उनको क्या करना है वो तय करेंगे। तो मुलायम सिंह जी और अपने आप को, नेताजी को आप कंपेयर करिए, तो हु इज़ अ बेटर फादर? ऑफ कोर्स नेताजी। पर आपका जो इक्वेशन है, आजकल के थोड़ा न्यू एज पेरेंटिंग टिप्स भी दीजिए। आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बिकॉज आजकल के बच्चे तो सारा टाइम फ़ोन पे होते हैं, तो हाउ डू यू गेट देम कि फ़ोन से हट के आपसे बात करें? देखिए, आज के बच्चों को सिखाना नहीं, उनसे सीखना है। अच्छा, ये समय बदल गया है, आज के बच्चे सिखाते हैं अपने लोगों को, तो उनसे सीखना और उनसे टकराहट नहीं करनी, ये सबसे बड़ा लेसन है। अच्छा, टकराहट की बात आई तो आपके जो 2 एलाइज हुए हैं हाल में, तो उनमें से सबसे जिद्दी कौन है अगर मैं पूछूं, मायावती और प्रियंका गांधी के बीच में? नहीं, अलायंस में क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी ये सोचती है उसको ज़्यादा सीट मिल जाए, और उनकी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर रहे उनका, या अपने वर्कर्स या लीडर्स को ऑब्लाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो स्वाभाविक है हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर यही कोशिश करता है, जैसे मैं यही कोशिश करूँगा कि समाजवादी पार्टी को ज़्यादा सीटें लड़ने को मिलें। तो वो कहना गलत होगा कि हम कंपेयर करें, लेकिन हर अपना दल अपने बारे में सोचता है, तो वो अपनी तरीके से पक्ष और तर्क रखते हैं। पर पर्सनालिटी वाइज प्रियंका वर्सेस मायावती, हम लोग तो दोनों के साथ काम किए हैं, दोनों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, दिल्ली कुछ भी कहूँगा वो पॉलिटिकल होगी, वो मैसेज होगा, इसलिए दोनों ही अच्छे हैं। अच्छा, मतलब समाजवादी पार्टी का अलायंस अभी ओपन है? नहीं, दोनों ही अच्छे हैं अलग अलग तरीके से, क्योंकि मैं दोनों के साथ काम किया हूँ और कई दलों के साथ काम किया हूँ। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे दलों को जोड़ा, हम छोड़ के भी चले गए, साथ भी आए, तो अनुभव मिला है कि कैसे हम लोगों को गठबंधन करना है या कैसे राजनीति में दिशा तय करनी है। अच्छा, अच्छे कौन नहीं है, ओवैसी वर्सेस आम आदमी पार्टी? नहीं, अच्छे होना ना अच्छे होना, क्योंकि उनका अपना स्वार्थ है, सबका पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं, लेकिन यूपी में कोई कम्युनल लैंग्वेज, कम्युनल भाषा बोलेगा तो शायद यूपी की पॉलिटिक्स उसको स्वीकार नहीं करेगी। और ये अयोध्या की जनता ने बताया कि एंड ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स अगर कहीं किया है तो अयोध्या की जनता ने अवधेश प्रसाद जी को जिता करके, समाजवादी पार्टी को जिता करके एक मैसेज दिया है कि अब कम्युनल पॉलिटिक्स ना हो, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स हो, पॉजिटिव पॉलिटिक्स हो, इन्वेस्टमेंट आए, प्रदेश का, देश का भला हो। अब आप देखिए कितने बड़े बड़े सपने बीजेपी वालों ने दिखाए, डिफेंस एक्सपो किया, कहा कि मिसाइल्स बनेंगी लखनऊ में, बुंदेलखंड में बनेगी मिसाइल, तो कुछ काम तो हो रहा है, लेकिन जैसा बुंदेलखंड में बताया था कि मिसाइल बनेगी, टैंक चलेगा, गोले चलेंगे, बनेंगे यहाँ पर पाकिस्तान के लिए बनेंगे, क्या बन रहा वहाँ पर? अभी तो बुंदेलखंड में सुतली का बम भी नहीं बन रहा दिवाली के लायक। बताएं बुंदेलखंड में कौन सा चल रहा है? हाँ, डिफेंस का प्राइवेट लोगों को दे दिया है, वो एक अलग पहलू है,
लेकिन जो इन्वेस्टमेंट के सपने दिखाए थे कि ये कंपनी आएगी, ये कंपनी आएगी, पता नहीं कितने एमओयू किए थे, और कई एमओयू ऐसे किए जिनकी कंपनी का वर्थ कुछ नहीं था। कई कंपनियां भाग गई एमओयू करने के बाद, ढूंढने से नहीं मिल रही कंपनियां। तो ऐसे तो एमओयू हुए थे यूपी में। तो इन्वेस्टमेंट जो ज़मीन पे आना चाहिए था, 10 साल में जो रिजल्ट दिखाई देना चाहिए उतना दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ इन्वेस्टमेंट तो आया है, क्योंकि हर बार स्टेट में अपने आप तो इन्वेस्टमेंट आता ही है, तो उस तरह से इन्वेस्टमेंट तो आ रहा है, लेकिन जो सपना दिखाया था वो कुछ नहीं हो रहा। आप दिल्ली में आते हैं सिर्फ पार्लियामेंट के लिए ही आते हैं, लेकिन आप थोड़ा घूमे हैं दिल्ली में? आप कहीं चाट वाट खाई? आप तो लखनऊ वाले हैं, कुछ नहीं, दिल्ली में भी बहुत सारे चाट वाले यूपी के ही हैं। अच्छा। बहुत सारे कारोबार करने वाले यूपी के लोग हैं, और दिल्ली की तो हवा खराब है, इसलिए कम आइए तो ही अच्छा, लंग्स बेहतर रहेंगे। अब आप देखिए AQI क्या है यहाँ पर, इन्वायरमेंट के लिए सरकार क्या कर रही है, पॉल्यूशन के लिए क्या कर रही है। कह रहे थे यमुना हम साफ कर देंगे, आप बताइए यमुना किस हाल में है। और सच्चाई ये है कि यही बीजेपी के लोगों ने मिलकर के ये यमुना को खराब किया। क्यों? क्योंकि दिल्ली में ये कहा गया कि हम गंगा साफ करेंगे। बिना यमुना को साफ किए हुए गंगा साफ नहीं हो सकती, बिना काली नदी साफ हुए नहीं हो सकती गंगा, हिंडन नदी को साफ किए बिना गंगा साफ नहीं हो सकती। ये झूठा सपना अगर किसी ने दिखाया तो भारतीय जनता पार्टी ने, आज भी माँ गंगा वैसी बह रही हैं। और उसी तरह आप देख लीजिए, जो फैसले लेने चाहिए थे इन्हें यहाँ की एयर पॉल्यूशन को बेहतर करने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए। इंडस्ट्री की वजह से हो रहा है, कंस्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है, या रोड्स खराब है उसकी वजह से हो रहा है, या डस्ट क्यों आ रहा है उसकी वजह से, तो जिम्मेदारी किसकी है? ये बीजेपी की जिम्मेदारी थी। और उसका परिणाम ये है कि आज दिल्ली की भी जो हवा है वो खराब है। अच्छा, आखिरी सवाल, लखनऊ अगर हम आ रहे हैं तो हम कहाँ जाएं? व्हाट इज योर फेवरेट स्पॉट इन लखनऊ जहाँ पे अखिलेश यादव मिलेंगे? अभी तो वहाँ मुख्यमंत्री ऐसे हैं, कहीं मत जाओ। चलिए 2027 में फिर। हाँ, अच्छे जाने के लिए तो ये है कि इस समय लखनऊ में टेबोविया फ्लावर कर रहा है, क्रोसिया फ्लावरिंग कर रहे हैं, कि पहली बार समाजवादी सरकार में ये कोशिश हुई लखनऊ में कि हमारे ट्रीज़ वो लगाए जाएं जो ब्लूम करते हैं। और आप लखनऊ में देखिए कि सबसे ज़्यादा ब्लूमिंग ट्री, जो फ्लावरिंग वाले ट्रीज़ हैं, समाजवादी सरकार में लगे। आप जनरेशन पार्क जाइए, 500 एकड़ का जनरेशन पार्क है, लोहिया पार्क नेताजी ने बनाया, हम लोगों की नकल कर करके बिना पेड़ पौधों का एक पार्क बना रही है बीजेपी। अभी आपको पता लग जाएगा, कुछ दिन में उद्घाटन होने वाला। पेड़ नहीं है एक भी, अब मैंने कह दिया तो हो सकता नकली पेड़ लगा दें वहाँ पर, या बड़े बड़े पेड़ नर्सरी से लाके लगा दें। एक पेड़ नहीं है पार्क में उसमें, और पार्क बना रहे हैं। बताइए आप। अखिलेश जी ने प्लांटिंग का एक और न्यू डेफिनेशन दे दिया। ऐसे आपने प्लांटिंग न्यूज़ कहते थे, अब तो प्लांटिंग ट्रीज भी हो रही हैं। वो इसलिए क्योंकि जब नई प्लांटेशन हो रही थी तो हमारी कोशिश थी कि लोग दुनिया में जाते हैं कि हम चेरी ब्लॉसम दिखाएं, तो अगर चेरी ब्लॉसम के ही बराबर हमारे पास ट्रीज़ हैं और उनको हम ऑर्गेनाइज वे में लगाएं, और दिल्ली उसका उदाहरण है, अंग्रेज़ों ने किसी ज़माने में हर सड़क पे अलग अलग पेड़ लगाएं, तो हम क्यों नहीं लगा सकते हैं। और बहुत सारे प्राइवेट जो बिल्डर्स हैं या जो कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं, लैंडस्केपिंग अच्छी है उनकी, तो सरकार क्यों नहीं कर सकती है। इसलिए बड़े पैमाने पर समाजवादी सरकार में हम लोगों ने किया, और पहली समाजवादी पार्टी है जिसने अपना इन्वायरमेंट का मैनिफेस्टो बनाया। देश में कोई जल्दी मैनिफेस्टो नहीं बनाता था एनवायरनमेंट के लिए, हम लोगों ने ग्रीन मैनिफेस्टो अपना बनाया। और भविष्य में भी जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, बिना किसी का नुकसान किए हुए इंडस्ट्री या उसका, कि कैसे हम ग्रीन अपना मैनिफेस्टो तैयार करें जो भविष्य में उस तरफ लेकर के जाएं, काम करें, तो करेंगे हम लोग। अच्छा, आपका न्यू ईयर्स का क्या प्रोग्राम है? मुझे याद है एक न्यू ईयर्स में तो आपने पार्टी ही तोड़ दी थी, आपने नया जश्न बनाया था, तो इस साल कुछ करने का ऐसा धमाका है? अब न्यू ईयर हमारे लिए इतना ही है कि केवल तारीख बदल जाएगी। हमारा न्यू ईयर तब होगा जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार होगी, और उस समय जितने सेलिब्रेशन हो तभी होंगे, उससे पहले नहीं। थैंक यू अखिलेश जी, आप आए और हम सबसे बातचीत करी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं चाहूँगी कि आप तस्वीर के लिए एक बार ज़रूर रुकें। और देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो जवाब है वो उन्होंने दिया है, और हर सवाल का बेबाकी से पुनीता जवाब देते हुए अखिलेश यादव नजर आए। बिल्कुल, और दमदार जवाब के लिए अखिलेश यादव जी जाने जाते हैं, और मंच पर आज ये देखने को मिला है, और जब भी वो बोलते हैं लोगों को हंसने हंसाने के साथ ही सोचने पर भी मजबूर कर देते हैं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत सेशन जिसका अंत हो गया है,
और बिल्कुल, और हम अगले सेशन की तरफ जरूर बढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सेशन से जवाब जरूर जानने को मिला कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में किस रणनीति के साथ अखिलेश यादव उतरने वाले हैं और